अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजम खां और उनकी पत्नी, उनका परिवार जेल चला गया। उन्हें 7 साल की सज़ा हुई है तीनों को। आरोप है कि तीनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी रचकर 2 प्रमाण पत्र बनवाए, एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर नगरपालिका से। इन दोनों के आरोप लगे, ट्रायल हुआ और 7 साल की सज़ा आज़म, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुनाई गई है। तीनों पहले तो रामपुर जेल में रखे गए, लेकिन अब तीनों की लोकेशन बदल दी गई है। आज़म खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे अलग अलग जेल में भेज दिए गए हैं। आज़म खां क्या वाकई में जो उन्होंने किया है वो भुगत रहे हैं, या फिर वो बदले की राजनीति का शिकार हैं? आज की चर्चा इसी विषय पर है। बहनों भाइयों, आज़म खां और उनका परिवार वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आज़म खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही जाना पहचाना नाम है, बहुत जाना पहचाना चेहरा है, बहुत ही कद्दावर नेता अपने वह दौर के रहे हैं और समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर भी हैं। एक बार उनको सज़ा हुई, जेल गए, जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और आज़म खां के खिलाफ इस वक्त उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में तकरीबन 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आज़म खां भले ही रिकॉर्ड में नेता हों, लेकिन यूपी के पुलिस में उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर कई संगीन धाराएं लगी हुई हैं। 2 प्रमाण पत्रों को बनवाने के मामले में अब्दुल्ला आज़म के 2 प्रमाण पत्र हैं, एक जो लखनऊ में नगर निगम से जारी हुआ और दूसरा जो रामपुर नगरपालिका से जारी हुआ। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की, पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत की, लंबे वक्त तक ट्रायल चला और 2 दिन पहले पूरी फैमिली को सज़ा सुना दी गई, आज़म, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को। और तीनों को 7 साल की सज़ा का ऐलान कोर्ट ने किया। कोर्ट से ही उनको जेल भेज दिया गया और उसके ठीक 36 घंटे के भीतर तीनों को अलग अलग जेल में कैद कर दिया गया। आज़म खां के ऊपर अचानक से सत्ता बदलते ही 2017 से जो कार्रवाई शुरू हुई है, एक बड़ा वर्ग है जिसका ये मानना है, और पुलिस और इस्टेब्लिशमेंट जो यूपी की सरकार का है उसका ये कहना है कि आज़म खां ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, आपराधिक कृत्य किए हैं, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, और सज़ा कोर्ट दे रहा है, पुलिस नहीं या सरकार नहीं। आज़म खां ने क्या वाकई में बहुत आपराधिक काम किए हैं? कोर्ट का की माने तो हाँ किए हैं, इसी कारण उन्हें सज़ा हुई है 7 साल की। लेकिन जनरल परसेप्शन आज़म खां को लेकर क्या है? क्या आज़म खां किसी के बदले की राजनीति का शिकार हैं? आखिर आज़म खां ने ऐसा क्या किया है कि उनको इतनी सख्त सजाएं और इतनी कड़ी कार्रवाई की? देश की शायद ही कोई ऐसी जांच एजेंसी होगी, सीबीआई छोड़कर, जो आज़म खां के पीछे ना लगी हो। कोई तो कारण होगा। क्या कोई है जो आज़म खां से बदला लेना चाहता है, या आज़म खां ने सत्ता में रहते किसी को बहुत अधिक नाराज़ किया है जिसका वो अब भुगत रहे हैं? और क्या वाकई में उन्होंने अतीत में ऐसे गुनाह किए हैं जिसका भुगतान वो अब कर रहे हैं बुढ़ापे में? आज़म खां को जब रामपुर जेल से सीतापुर जेल ले जाया जा रहा था, उन्होंने कहा मीडिया से, कुछ भी हो सकता है, मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है। उन्होंने अपने हत्या की आशंका भी जताई है। खुद को लाचार और बूढ़ा भी दिखाया है, और हैं भी, उम्र भी उनकी हो गई, लगभग 80 की तरफ पहुंच रहे हैं वो, और अब वो कैद में हैं। तो मैं प्रश्न वहीं से शुरू करता हूं कि आज़म अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, या फिर आज़म खां बदले की राजनीति का शिकार? जिस पार्टी के वो फाउंडर मेंबर है, वो पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, उनकी फैमिली क्या कर रही है, और अब आगे आज़म खां की लड़ाई कितनी पेचीदा है? क्या वो अब जेल से बाहर आ पाएंगे, या उनके लिए अब आने वाला वक्त जेल में ही गुजरेगा? उनकी पॉलिटिकल इलेक्ट्रल लाइफ ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब वो ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना उनकी फैमिली में कोई लड़ सकता है, सब सजा याफ्ता है। तो क्या इसी मकसद से उनको इस तरह के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ताकि आने वाले वक्त में आज़म और उनका परिवार यूपी की राजनीति से बाहर हो जाए? तो इस वक्त तो सच्चाई है कि आज़म खां चुनाव उनकी फैमिली में कोई नहीं लड़ सकता। तकरीबन तीनों टॉप जो उनके घर के लोग हैं
जो पॉलिटिक्स संभाल सकते हैं सब सजा याफ्ता हो चुके हैं, सबको सजाएं हो चुकी हैं और सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है। तो प्रश्न ये उठता है कि जिस पार्टी को उन्होंने बुनियाद रखी वो पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, दूसरे दलों की क्या भूमिका है, और बीजेपी आजम खां को लेकर इतनी खफा क्यों है। सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। ये कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है, हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। पूरी पारदर्शी तरीके से कानून ने अपना काम किया, न्यायपालिका ने अपना काम किया। और आजम खान जी ने जब पुराने समय में जब वो सत्ता शासन में थे तो किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया, आज उन्हीं कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। निश्चित तौर पे आजम खान जी जो हैं उन्होंने जो किया वो उसको भुगत रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं एक दिन सामने आता ही। तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आजम खां अपने किए की सजा भुगत रहे हैं या फिर राजनीतिक बदले का शिकार हैं। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आजम खान ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें इतनी सख्त सजाएं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि 100 मुकदमे लाद दिए गए उनके ऊपर। किया क्या उन्होंने? ये तो पूरा देश जानता है, समाज जानता है ब्रजेश जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई मामला नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते जो कृत्य किए थे, उन कृत्यों पर जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की, सरकार में रहते उनका रसूख था और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन मजलूमों, उन गरीब लोगों की आवाज़ों को नहीं सुना। और 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार आई, उन्होंने उनकी आवाज़ों को सुना और उन्होंने प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया और कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और मामले दर्ज हुए, मामले न्यायालय में गए, न्यायालय के ट्रायल के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर आजम खान को सज़ा मिल रही है। कोई एक मामले में नहीं मिल रही है, सभी मामलों में मिल रही है। और आजम खान को कौन नहीं जानता ब्रजेश जी, कोई ऐसा नहीं है कि वो लाचार है, वो असहाय है। आजम खान के सरकार में रहते उनकी टिप्पणियों की, उनकी भाषा को तनखैया कहना, आईएएस अफसरों को जूता दिखाना और समाज के विभिन्न वर्ग को शोषित करना, लूटना, यतीमों के, मुसलमानों के बच्चों के लाइब्रेरी को लूट लेना, जमीनों पर कब्जा करना, ऐसे इतने संगीन धारा सरकार के संरक्षण में उन्होंने किया था। उन सबका आजम खां को ही लेकर आप लोग इतने आक्रामक क्यों हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं? ऐसा क्या है आजम में? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा क्या है आजम में और ऐसा दूसरे में नहीं। कोई दूसरा उदाहरण दीजिए जिसने गलत कृत्य किया हो, जो अपराध किया हो, उसे सजा न मिल रही हो। देखिए, हम कानून का राज स्थापित किए हैं और कानून का राज रहेगा। जो भी गलत करेगा वो किसी दल का होगा, मैं नहीं, दल की बात मैं नहीं करता। कानून सबके लिए समान है और जो भी कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा, कानून उसको अपने हिसाब से काम करेगा। इसमें कोई आजम खान की बात नहीं, कोई समीर सिंह की बात नहीं है और कोई मतीन खान की बात नहीं है। कोई भी जो भी कानून, मतीन ने ऐसा क्या कह दिया, उनका नाम लेके क्यों ऐसा? मतीन खान उनका नाम क्यों ले रहे हो? मतीन खान साहब हमारे ये पुराने, तो जानबूझ के आप उनको, नहीं, पुराने मित्र हैं हमारे, इस नाते मैंने उनका नाम ले लिया। वो नाराज नहीं होंगे, हमारे पुराने मित्र है। किसी ऐसे का नाम ले लूं वो नाराज हो जाए कि साहब हमारा नाम क्यों ले रहे। देखिए ब्रजेश जी, कानून, आप डराने की कोशिश उन्हें ना करें। नहीं, कानून का राज है और कानून के राज में न्यायालय अपना काम कर रहा है, न्यायालय का काम है। और तो आपके मुताबिक जो किए हैं वो भुगत रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो अपराध किए हैं उसकी सजा पा रहे हैं और न्यायालय दे रहा है, कोई सरकार थोड़ी दे रही है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको क्यों लगता है कि आजम खां
राजनीतिक बदले का शिकार हैं? आप एविडेंस दीजिए। नहीं, मैं आपके शुरुआती सवालों से ही शुरू करना चाहूँगा कि ऐसा क्या जुर्म करा। जुर्म के सवाल पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आजम खां का यही कसूर है। आजम खां के वो जो एक शेर है कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था वरना मेरा कोई कसूर ना था। आजम खां का यही कसूर है कि वो इस देश में इमरजेंसी के योद्धा रहे। आजम खां का यही कसूर है कि जब रामपुर में नवाबों का दबदबा चलता था तो वहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। आजम खां का यही कसूर है कि इस देश में जब जब सांप्रदायिक ताकतें अपना फन लहराएं तो आजम खां ने अपने समाजवादी विचारधारा से उसको कुचल दिया। आजम खां का यही कसूर है कि आजम खां ने पूरे देश के अक़लियत के साथियों के लिए और किसी भी धर्म के साथियों के लिए तालीम का एक बेहतरीन जौहर विश्वविद्यालय बनवाया। आजम खां का यही कसूर है कि आजम खां ने हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक बातें करी, कभी भी जी हजूरी नहीं करा। और आजम खां का यही कसूर है कि आजम खां ने अपने पूरे जीवन में अपनी कोई कोठी और महल नहीं बनवाया बल्कि एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनवाया जिसमें हजारों गरीब घरों के माताओं बहनों के बच्चे जाकर के पढ़ते हैं और बेहतरीन। तो आपकी पार्टी क्या कर रही है आजम खां और उनके परिवार को बचाने के लिए? समाजवादी आपने क्या किया 6-7 सालों में उनके लिए? समाजवादी पार्टी आपके संज्ञान हेतु, और आप तो बखूबी जानते हैं, आपका संस्थान जानता है, समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आजम खान साहब के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ जो जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ मुखर है और सड़क से लेकर सदन तक उनकी बात कही जाती है। लेकिन जो सरकार से ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तमाम टॉप किस्म के जो अपराधी हैं जो सरकार के संरक्षण में हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई? उन पर कब कार्रवाई होगी? उन पर कोई कार्रवाई हुई? उनका अपराध दिख रहा है। आए दिन बहन बेटियों की लाशें डिब्बों में मिल रही, कभी बलिया में मिल रही हैं, कभी चंदौली में मिल रही हैं, कभी किसी जनपद में मिल रही हैं। उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? कभी नहीं होगी। ये सरकार, सीधी बात है, आप सीधा कह रहा हूं आपके चैनल पर, इस सरकार का पूरा मंतव्य यह है, सरकार वही सरकार है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गई। इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करा। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने यह आरोप किस बेसिस पे लगाया कि मुसलमान होने के कारण आजम खां को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये शब्दशः सही है। और इस पूरे कैसे सही है? आप धार्मिक आधार पे कैसे कह सकते हैं? ये धार्मिक आधार पे जो सरकार, जिस सरकार के मुखिया ये कहें कि हम मंदिर तो जाएंगे मस्जिद नहीं जाएंगे, जिस सरकार उनका अपना रिलीजियस बिलीफ हो सकता है। अरे जिस सरकार के मिनिस्टर ये बयान दें, गोली मालो वाला ब्ला ब्ला बयान, जिस सरकार के लोग आए दिन सांप्रदायिक बयान दे, उस सरकार, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में दलितों पिछड़ों और मुसलमानों से घिरा करती है। और अगर कोई दलित पिछड़ा मुसलमान लोकतांत्रिक बात करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरह की बर्बरता ये कर रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राय साहब, आपका शुक्रिया। आजम खां के साथ ये जो हो रहा है वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, या आपकी पार्टी मानती है कि वो एक राजनीतिक साजिश के शिकार हैं? ब्रजेश जी, राहुल गांधी को भी शिकार बनाने की कोशिश की गई और राहुल गांधी को भी जो सबसे अधिक सजा हो सकती थी 2 साल की, वो दी गई। अदालत ने भी पूछा कि पूरी 2 साल क्यों, एक दिन कम क्यों नहीं। आजम खां को भी 7 साल की पूरी सजा दी गई, तीनों परिवार के तीनों लोगों को, एक दिन कम नहीं कि वहीं से जमानत मिल जाती। आजम साहब, मुझे याद है कि उनके दफ्तर में बीजेपी के बड़े से बड़े नेता और एमएलए आते थे, एमपी आते थे। एक भी कोई ऐसा नहीं था जिसका काम आजम खां साहब ने न किया हो। जो भी काम लेके आए, सड़क, बिजली, सड़क, पुल इत्यादि कुछ भी, उन्होंने उसको पूरा किया। जो भी उनके डिपार्टमेंट संबंधित काम होता था। आजम साहब एक 100 गज के मकान में रहते हैं, बहुत साधारण, और 8-9 बार एमएलए रहने के बाद, 3 बार एमपी रहने के बाद वही घर है, उसमें 1 इंच कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसमें कोई नए सोफे नहीं लगे, उसमें कोई नए और महंगे पर्दे आज तक नहीं लगे हैं। आजम साहब ने ये जरूर किया, मैं उस रामपुर में जाता रहा हूँ, शुरुआत में भी गया हूँ जब आजम साहब नए नए आए थे। कहीं सड़क नहीं थी, नालियां बजबजा रही थी, पानी के लिए लाइन लगती थी, झगड़े होते थे, लोग खुले में शौचालय जाते थे। आजम साहब ने ये सारी चीजें बंद कर दी और चमचमाती हुई सड़कें हैं, वहां पर सब जगह सीवर लाइन लग गई, ऊंची ऊंची टंकियां लग गई, पानी की सप्लाई शुरू की गरीबों के मोहल्ले में। स्कूल खुल गया जिसमें अगर किसी परिवार, किसी बच्चे के माता पिता दोनों नहीं है तो पूरी फीस माफ और सारी किताब कॉपी को फ्री मिलती है। उन दोनों में एक नहीं है तो आधा माफ।
तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया, तो फिर ये इतना अपराध कैसे करते थे वो? मैं बता देता हूं। आजम साहब की पत्नी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर पद से रिटायर हुई 36 साल नौकरी करने के बाद। 36 साल तक आप जानते हैं सरकार की किसी भी नौकरी में हर साल सीआर लिखा जाता है, और 36 साल तक उनका भी सीआर लिखा गया और वह एक्सीलेंट लिखा गया। अचानक वो अपराधी हो गई, और अपराध भी कैसे कि मंत्री रहते हुए आजम खां और प्रोफेसर होते हुए उनकी पत्नी ने एक दुकान में डाका डाला और 16,000 रुपए लूट के ले गए, एक मुर्गी चोरी कर ली। ऐसे ऐसे मजाक, भद्दे मजाक इस सरकार ने कोर्ट किए में हैं। ऐसे कैसे साबित हो जा रहा है कि 7-7 साल की सजा हो जा रही जैसे है? राहुल गांधी का कोर्ट तो साबित हो सबूत गया कि देखती उन्होंने- होगी ना। जैसे राहुल गांधी का साबित हो गया कि उन्होंने सारे मोदी कोई समाज है जिसके बारे में उन्होंने कोई अपशब्द और टिप्पणी बोली, और मैक्सिमम जो सजा है 2 साल की पूरी दे दी गई। उसी तरह कोर्ट में राय साहब, साबित मैं हो रहा है सब सजेस्ट कुछ। करूंगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। नहीं प्रदीप, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे राहुल गांधी के असहमत मामले होने में पर हुआ, आप उसके बाद अपर कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं, वो होगी, पर हमें वो तो कोर्ट अपील के होगी। निर्णयों की वो सार्वजनिक अपील- आलोचना से ब्रजेश बचना जी, वो चाहिए। अपील होगी और कांग्रेस पार्टी आजम खां के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। उनको और उनके पर ये परिवार तो को वही कुछ आजम नहीं खां हैं देगी। जिन्होंने आपकी कांग्रेस पार्टी को के रामपुर लोग में उनसे मिट्टी में मिलेंगे, मिला दिया। मिलकर उनसे बात करेंगे, और जो भी राय उनसे साहब- मदद चाहेंगे वो राय साहब- सारी मदद कांग्रेस पार्टी उनको करेगी। राय साहब, एक सवाल ले लें। ये वही आजम खां हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को कई बार रामपुर में धूल चटा दी। कोई बात नहीं, जो किया वो राजनीति है। राजनीति में चुनाव में कोई जीतता कोई हारता, वो जीते और वो कोई जो हार गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, ये भी तो अभी हो सकता है लोग- कि मैं इसको ऐसे देखूं कि दुश्मन का दुश्मन राजनीति में दोस्त होता है, इसलिए आप आजम नहीं, खां के मैं साथ तो- खड़े हैं। आजम साहब के साथ चूंकि जाति हो रही है, और जाति वो ताकत कर रही है जो ताकत सबके साथ पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, और लोकतंत्र में पूरे विपक्ष को खत्म करने का इरादा लेकर के बैठे हुए लोगों को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम आजम खान साहब के साथ हैं। ऑल राइट, मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजम खां वही भुगत रहे हैं जो किए हैं, या फिर उनसे कोई बदला ले रहा है? मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूँगा, वो लाइनें ही मुझे लगता है सफिशिएंट होंगी आज के डिबेट के लिए। जी। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। आजम खान साहब का सिर्फ गुनाह इतना है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, और ये मैं इस तर्क से कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा ना, समीर सिंह जी की स्पीच देखी आपने? यहाँ पे सीपी राय बैठे हुए थे, मनोज जी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, आप थे, आपके स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह थे, पर उन्होंने किसको दर्शाया? मतीम खान साहब को। इनके रमेश बिधूड़ी जी सदन के अंदर कौन से शब्दों से एक भारतीय मुसलमान को नवाज रहे थे, वो शब्द मैं यहाँ पे प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ पे आधारित है, और एक धर्म के ऊपर अत्याचार दिखा के दूसरे धर्म के वोट को पोलराइज करने पे आधारित है। इसलिए आजम खान अगर साहब मुसलमान अपराधी होने के हैं। नाते कार्रवाई है, तो मैं बहुत से ऐसे मुस्लिम नेताओं का नाम ले सकता हूं जिन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रिजेश जी, मैंने चाहे वो मुरादाबाद वाले सांसद को देख लीजिए, संभल वाले को देख लीजिए, नहीं ठीक नो बात। एक्शन। मैं फिर से कहूंगा ब्रिजेश जी कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो जो सच्चाई है वो ये है, मुझे लगता है इस संदेश ही काफी है जो आपने शब्द बोले, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूं ना। क्यों उनके डीप बाद में नहीं जनता जाना पार्टी चाहते हो? उसका भाग क्यों रहे प्रयोग हो? अपने लिए करेगी। भाग क्यों रहे हो? खुल के बोलो नहीं, ना। फिर देखिए, समस्या कौन तो यही है बदला ले ब्रिजेश रहा है? जी, क्या कि प्रॉब्लम इस है भाई? लोकतंत्र के अंदर या तो वो खुल के क्रिमिनल बोलने है। पे भी, खुल के बोलने पे भी ये पागलपन है जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से परोसा जाता है, जिसको जनता के सामने और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम तो किया जाता है। आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, भाईचारा चाहिए। आज जब आजम पे आपके मुताबिक ज्यादती हो रही है, तो आप तो खुलकर बोल नहीं रहे। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे चिढ़ाया जाएगा। हम खुल के बोल रहे हैं, हम खुल के आजम खान साहब कौन के साथ बदला हैं। ले रहा है? भाईचारा जिंदाबाद का नारा देने वाले माननीय जयंत चौधरी जी हैं। हम तो भाईचारा जिंदाबाद की सभाएं कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हिम्मत हो तो भाईचारा की सभाओं को रोक के दिखा दें। पर कोर्ट अगर सजा दे रहा है तो सबूत देखा होगा ना। नहीं सबूत देखे भी ना किया है तो हाई कोर्ट में मामला जाएगा, खारिज होगा। नहीं, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उच्च न्यायालय के अंदर मामला जाएगा और खारिज होगा। जिस मामले के अंदर जिस ट्रायल कोर्ट ने, सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने निठारी कांड में पंडेर और कोहली को फांसी दी थी, हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, हाँ, मैं अब फांसी वालों को बरी मिला है। नहीं, वो भी दुखद है, वो भी दुखद है। और मैं आपको बता दूं कि जिस और मामले अब तक कोई अपील में नहीं गया है। नहीं, अपील में पंडेर सरकार- आजाद है।
नहीं, ये भी दुखद है ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो सामने आ रहा है जनता के। मैं आपको बता दूं, आजम खान साहब को जिस मामले के अंदर उनकी सदस्यता गई थी, उस मामले के अंदर क्लीन चिट मिल चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, आज दशा यह है कि आपने उनकी सदस्यता तो छीन ली, परंतु जब मामले के अंदर क्लीन चिट मिली तो आप वापस करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने आनंद फानंद के अंदर चुनाव करवा दिया था। बिकॉज ऑफ मुस्लिम, बिकॉज ऑफ मुस्लिम। मैं तो आपको खुल के कह चुका हूं कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान होना उनका अपराध है। उनके लिए आज ये अपराध हो गया कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, परंतु हम आश्वस्त करते हैं आजम खान साहब को कि हम उनके साथ खड़े हैं, पूरी तन्मयता से उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज में से अधिकांश मुकदमे स्थानीय लोग दर्ज करवा रहे हैं भाई। विजय जी, पुलिस करा है तो मैं मानूं कि स्टेट करा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग निकल के कर रहे हैं वो। बिल्कुल, 9 बार विधायक भी स्थानीय लोगों ने ही बनाया, 3 बार सांसद भी स्थानीय लोगों ने बनाया, और कैबिनेट मंत्री भी स्थानीय लोगों की ताकत के दम पे ही बने। आजम खान साहब कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के कमल को उन्होंने खिलने नहीं दिया रामपुर के अंदर। सिर्फ उपचुनाव के अंदर ये लोकतंत्र का हनन करके खिला पाए हैं। ये आजम खान साहब वही है, और वही स्थानीय लोगों ने उनको 9 बार अपना विधायक चुना है। उनके परिवार को, उनकी पत्नी को विधायक चुना है, सांसद चुना है, उनके बेटे को विधायक और सांसद चुना है। ये वहीं के स्थानीय लोग हैं ना जिन्होंने चुना। थैंक यू। मैं मतीन खान को आमंत्रित करता हूं। मतीन खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन खान जी, आपका शुक्रिया। तो आजम खान ने ऐसे कौन से अपराध किए हैं कि उन्हें इतनी सख्त सजा मिल रही है? कुछ तो किया होगा, कोई तो अपराध कमिट किया होगा। ब्रजेश भाई, 2024 से 14 से जब से सरकार पलटी है भारत सरकार, और जब से इन्होंने एक सारी मामलात की धुरी जो है वो मुसलमानों को बनाया है, और ऐसे हालात में अब मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी आप ही ने ये कहा था कि लगभग 80 साल की उम्र है, और जिस अंदाज में समीर सिंह जी अभी जो कह रहे थे कि हमें मित्र भी बता रहे थे, और जिस तरह से ये अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बड़ी शर्म आती है। अफसोस की बात है कि इतनी नफ़रत, और किस बात से नफ़रत? मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई है, उस बात को ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसी बात को लेकर के। अब आप दूसरी बात ब्रजेश भाई ये समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट अब्दुल्ला आजम का बनाने वाला कौन, बनवाने वाला कौन? बाप या माँ? बाप या माँ? अगर बाप ने अप्लाई किया है तो बाप कसूरवार, अगर माँ ने अप्लाई किया तो माँ कसूरवार। इसमें एक कसूरवार अगर है तो उसमें 3 लोगों को सज़ा कैसे दी जा रही? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ब्रजेश भाई। ये क्या तो अदालत में तो उन्होंने दलीलें दी होंगी, केस लड़ा होगा, सबूत उनके खिलाफ होंगे, तभी तो जज ने इतनी सख्त सजा सुनाई है। उस धारा में जितनी सजा हो सकती थी सब सुनाई है। ब्रजेश भाई, बहुत कुछ इफेक्ट करता है, सरकार का मंशा बहुत कुछ इफेक्ट करता है, बहुत कुछ असरअंदाज होता है। आप ये बताइए, सजा एक आदमी कर रहा है, जुर्म एक आदमी ने किया, सजा 3 आदमी को मिलेगी। गाली मैंने दी तो मेरे बेटे को, मेरी बीवी को सजा दी जाएगी। कि दस्तखत वगैरह रहे कहाँ का न्याय है? फाइल में प्रोसीडिंग होगी, ऐसे थोड़ी हवा में कोई सजा हो जाएगी। है ब्रजेश भाई, मैंने भी सर्टिफिकेट बनाए हैं। तमाम लोग आते हैं भाई, कोई भी अप्लाई करता है तो खुद अपने बेटे का अप्लाई करेंगे, या अब्दुल्ला आजम ने अप्लाई किया तो उसकी सज़ा बाप को कैसे, आजम खान ने किया है तो उनकी सज़ा बेटे को कैसे, उनकी अम्मा को सज़ा कैसे? ये कौन सा न्याय है? बड़े अफसोस की बात है। तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए ना, अगर ये सजा हुई है तो ऊपरी अदालत में अपील करना चाहिए। मुल्क में मुसलमान होना ही सबसे बड़ी सजा है। इरफान सोलंकी को देख लीजिए आप, है उसकी बीवी रो रही है, इनको जो है तंजीम फातिमा का दर्द नहीं नजर आ रहा है। बरेली में जो है वो मुसलमान एमएलए होगा तो उसका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाएगा। अब तो नहीं तोड़ा जा रहा है ना, अब तो उसका ठीक चल रहा है। ये तमाम अब तो उसका ठीक चल रहा है, अब तो उसका ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है ब्रजेश भाई, ये सिर्फ टारगेटेड है। मुझे एक बात का बड़ी हैरानी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम में आने की बात है। अभी अखिलेश यादव जी एक जगह माल्यार्पण करना था तो दीवार फान के चले गए। बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुसलमान कह रहे हैं, स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, फिर क्या तरीक़ेकार है लोकतंत्र के अंदर? क्यों नहीं सड़क पे आकर के विरोध करते हैं?
अरे कोर्ट ने मुसलमानों सजा पर दी जुल्म है हो तो रहा है? अखिलेश यादव सड़क पे उतर क्यों के नहीं क्या कह कर करके लेंगे? आते हैं सड़कों पर? नहीं, एक मिनट एक बात बताओ, क्यों सड़क अगर पे कोर्ट आकर ने के सजा दी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अरे अंदर क्या सुनो नहीं तो हो मतीन सकता है? भाई, सुन तो लो, लोकतांत्रिक अगर कोर्ट ने व्यवस्था के सजा अंदर दी है, सड़क पर एक आकर तरफा के बहस से कोई फायदा कहें कि नहीं ये है। जुल्म हो रहा है तो और अगर उसके लिए एहतजाज करना सुन चाहिए। तो लो पहले, मतीन इतने भाई, साल सजा हो गई, अरे सुनो फिर तो, आकर के जो है फिर तो तीनों को अलग अलग भेज दिया आप गया क्या जेल। चाहते हो कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़क पे आ ये जाएं? सिर्फ बदले की आप भावना अनार्की से चाहते हो? काम हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के फाउंडर के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से नहीं खड़ी है। तो आपने क्या उनको किया आजम चाहिए, खां के लिए? जब उनके साथ अत्याचार अच्छा, आप हो रहा है, इतने बड़े फर्जी पैरोकार हैं, मुकदमे हो आपने रहे क्या हैं, किया है? तो उसका लोकतांत्रिक ये व्यवस्था सवाल के ले अंदर नहीं सड़क रहे हैं, पर केवल निकल बोले करके चले जा रहे हैं। थैंक यू। एहतजाज करना चाहिए था। बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन्द्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है आजम खां के साथ? देखिए, आजम खां अपने जीवन के उस कठिन दौर में हैं जब उनका परिवार पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है, उनका राजनीतिक करियर समापन की ओर है और सियासी रूप से कहिए या जो पिछले कर्म थे उससे कहिए, दोनों बातें लागू होती हैं। सरकार कुछ तो बदले की भावना से भी काम करती है और कुछ जो आजम खां के पुराने तौर तरीके रहे, ये दोनों बातें निर्भर करती हैं। उनको इस तरह की स्थितियां उनके सामने आज पैदा हुई हैं। ये जरूर स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो दो बार जेल जा चुके पूरे परिवार के साथ। 27 महीना जेल में थे और 17 महीना बाहर रहे, फिर वो दोबारा जेल में चले गए। कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में तो अब वो नहीं है, ना उनकी पत्नी है और बेटा भी शायद नहीं लड़ पाएगा, लेकिन अभी उनका हौसला पूरी तरह टूटा नहीं है। ये जरूर है कि जवाहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला, तोड़ा गया और उनके परिवार पर छापे पड़े और जेल हुए, लेकिन अभी कुछ चीज़ों में उनके दम है। जब वो बोलते हैं उनकी तकरीरों में बड़ा दम होता है। जैसे उन्होंने कहा कि फैसला और इंसाफ में बड़ा अंतर होता है। आज जो हुआ है वो फैसला हुआ है। तो आजम खां एक शब्दों के बहुत बड़े जादूगर रहे और समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे। उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव उनका बहुत सम्मान करते थे। वो नाराज हो जाते थे तो रामपुर तक मनाने जाते रहे। सियासत में आंखों ने वो दौर देखा, लोगों को वो तस्वीरें याद हैं जब आजम खां लखनऊ से जितनी ट्रेनें चलती थी सब में उनका टिकट बुक होता था रामपुर के लिए। आजम खां जब नाराज होते थे तो अफसरों को तमाम सारी चीज़ें कह देते थे। कई कर्मचारियों को तो उन्होंने मुर्गा बना दिया। आजम खां उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक पावरफुल राजनीतिक फैमिली किस तरह से समाप्त हो गई, किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई, ये लोग देख सकते हैं। सबका अपना अपना आकलन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बुरा हुआ, कुछ लोगों के साथ सियासी रूप से बुरा हुआ और कुछ लोग इसे सियासी रूप से अच्छा मानते हैं। आजम खां के तमाम कारिंदे, आले हसन से लेकर तमाम PCS IAS अफसर, वो सब मज़ा काट काट के आगे बढ़ते गए। सज़ा खाने के लिए वो बैठे हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी ने पिछले 20 सालों में शायद ऐसी कोई राजनीतिक स्थिति देखी हो किसी व्यक्ति पर जो इतनी बुलंदी पर रहा हो, जिसकी एकदम तूती बोलती रही हो। आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो, जेल जेल पूरे परिवार को अलग अलग घूमते हुए फिरना पड़ रहा हो। ये भी एक लोगों की आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि सरकार से लड़ना आसान नहीं है, चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी, चाहे अफसर। सरकार से जो टकराता है उसको बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। आजम खां भी उसी में जेल में है। ब्रजेश जी, आजम खां के परिवार में तब तो कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं बचा है, सब जेल में है। जब इनकम टैक्स ने छापा मारा था
उस समय ये बात स्पष्ट हो गई कि अब इसमें देर सवेर ईडी आएगी, और ईडी आ गई। अब 7 साल की जेल हुई, जमानत अगर होती है तो ईडी ले जाएगी। पता नहीं आजम खां के जीवन का आगे का स्थिति क्या होगी, ये बड़ी अभी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन कठिन होगी जी। ये जरूर है कि आजम खां के जेल जाने से मुसलमान नाराज है। वो इस बात को मानता है कि ये ज्यादती हो रही है, जैसे मतीन साहब कह रहे हैं। इनका ये भी मानना है कि जो पार्क का गेट फांद सकता है वो जेल की दीवार भी फांद जाए। और अरे वो तो गैर कानूनी काम होगा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को इससे जेल फांद के थोड़ी चले जाओगे, इट्स इलीगल। ब्रजेश जी स्वाभाविक है, इलीगल है, लेकिन लोगों इनकी भावनाएं हैं शायद मतीन जी की। पर मतीन तो अभी तक मतलब उस जिले का ड्योढ़ी भी नहीं गए जहां पर वो बंद है, और कह रहे हैं दूसरा कोई गेट फांद जाए। देखिए आज का वो दौर है, जिसके ऊपर गुजरती है वो अकेला हो जाता है, वही जानता है। जी। बयान देना और अपने घर में बैठकर बातें करना अब ये सियासी चरित्र भी बन गया है। पहले नेता इस तरह नहीं हुआ करते थे, आंदोलन तो करते थे, लेकिन चूंकि ये अदालत का आदेश है तो इस पर तो आंदोलन भी नहीं बनता। ये जरूर है कि कोर्ट से उनको छुड़वाने की कोशिश लोग करें जितनी जल्दी हो, यही उनकी मदद हो सकती है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने एक स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो सरकार का पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टि से आजम खां को जेल बदली गई है उनकी। वो बयान दे रहे हैं राजभर, जो खुद इस उम्मीद में है कि आम पका हुआ है, पेड़ से कब गिरे तो हम लपक ले ये का खाएं, वो सरकार की ओर से बयान दे रहे हैं। हाँ। लेकिन एक चीज ये देखिए कि आजम खां पर योगी सरकार ने जितनी कार्रवाई की उतने वो हिंदू वोट मजबूत करती जा रही है। मुसलमान भले नाराज हो, लेकिन हिंदू वोट भाजपा और योगी सरकार ने मजबूत किया है इस कार्रवाई से। ये आजम खां पर कार्रवाई का एक लाभ भी भाजपा को मिल रहा है जी, और इसी वजह से समीर सिंह ने ये बात बोली है। बहरहाल सुनिएगा कि इस देश में हर दौर में जुल्म और सितम हुए हैं, हर दौर में सरकारों ने अपने हिसाब से निर्णय किए हैं, और हर दौर में कोई ना कोई नाम रहा है। ये देश कभी अछूता नहीं रहा, ये प्रदेश ऐसे नामों से। तो सुनिएगा कि लहरें समंदर में उठे या मन में एक मुकम्मल साहिल ढूंढती हैं, और इंतहा हो जाए जब जुल्म की कायनात एक नाजिल ढूंढती है, और मंजिलें होती नहीं जरा मुश्किल, वो तो इंसान बस काबिल ढूंढती हैं, और सियासत यूं ही नहीं ढाती जुल्म, पहले वो आवाम जाहिल ढूंढती है। तो मतीन खान को क्या सजेस्ट करोगे कि इन्हें जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? मतीन साहब के पास 2 आदमी नहीं है भाई, इनके पार्टी में उत्तर प्रदेश में इनके पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है, साइकिल से कितना जाएंगे दौड़ेंगे ये। जी, शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट और फीडबैक इस पूरे प्रकरण पर उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, आपने आजम खां का एक बहुत चर्चित स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने यह आशंका जताई है कि उनका इनकाउंटर हो सकता है या उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों? आप उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? जैसे थोड़ा समय देंगे आप तो अच्छा रहेगा, प्रश्नों का जवाब भी देना। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानून की लाठी से कोई ऐसा आदमी डर रहा है जिसने अत्याचार अन्याय किया था। आजम खां की आज भाषा उनको ये बता रही थी कि वो डर क्यों रहे हैं। अरे भाई, ये अत्याचार अन्याय करने से पहले आपने सोचा होता। आप सरकार में रहते जिस प्रकार की गुंडागर्दी आजम खान ने की थी, जिस प्रकार का अत्याचार और अन्याय कहा था। अभी मैं सुन रहा था, राय साहब कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो उनके खिदमत में पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि साहब आजम खान ने तो ये कर दिया वो कर दिया, विरोधी दलों के लोगों के काम करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अजय राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक होके आजम खान से कितनी सड़क और पुलिया बनवाए थे, उसकी सूची कोई बता सकते हैं क्या? मैं आजम खान का जो अत्याचार था ब्रजेश जी, पराकाष्ठा थी।
अधिकारियों को गाली देना, पुलिस को गाली देना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, सचिवालय में कोई कर्मचारी उनके स्टाफ में जाना नहीं चाहता था, भारत सरकार का कोई अधिकारी उनका सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता था। इस प्रकार की गतिविधि को संरक्षण देना अखिलेश यादव की सरकार में और मुलायम सिंह यादव की सरकार में, और भारत माता को डाइन कहने वाला आदमी अपनी गुंडागर्दी की सरकारी संरक्षण में पराकाष्ठा पे था, और उसका महिमा मंडन करना और उसको ये बताना कि साहब ये तो मसीहा थे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी चरित्र उसी रास्ते पर चल रहा है। और उनके पूरे परिवार को आपने अलग अलग जेल भेज दिया, ये देखते हुए कि उनकी उम्र बहुत है, तीनों को अलग अलग जेल में क्यों रखा है, एक साथ भी रख सकते थे। नहीं भेजा है। और जो प्रवक्ता ये कह रहे हिंदू मुसलमान का मामला है, भाजपा और मुसलमान का मामला है, उनकी गलतफहमी है, उनको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। 90% मुकदमे मुस्लिम समाज के द्वारा आजम खान के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वहां उनका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? कांग्रेस की नेता है। हम थोड़ी रामपुर में जाके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। बकरी चोरी का मुकदमा कौन दर्ज कराया? किताब लूटने का कौन दर्ज कराया? जमीनों पर कब्जा करने का कौन दर्ज कराया? मैं सूची दे सकता हूं ब्रजेश जी। 90% मुस्लिम समाज ने अपने उत्पीड़न के मुकदमे जिन दो मामलों में सजा हुई उनमें से एक प्रशासन की तरफ से दाखिल किया गया था, डिफेमेशन वाला, और दूसरा जिसमें सजा हुई वो आकाश सक्सेना, आपके मौजूदा एमएलए हैं बीजेपी से। नहीं, आकाश सक्सेना भी वहीं सजा वाले मामले दोनों में आप ही के लोग हैं। आकाश सक्सेना भी वहीं के रहने वाले हैं और हमारे पार्टी के विधायक है। जनता को न्याय मिला ये हमारा काम है। हमारे विधायक है, उनको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और वो जनता के साथ खड़ा है। हम आकाश सक्सेना को बधाई देना चाहते कि आकाश सक्सेना ने बहादुरी का काम किया, उनका अभिनंदन करना चाहते। ऐसे हमारे सभी विधायकों को समाजवादी पार्टी के गुंडे जो अपनी सरकार में जिलों में गुंडागर्दी करते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे, अत्याचार अन्याय करते थे, उनके खिलाफ खड़ा होके गरीबों और मजलूमों को न्याय दिलाना चाहिए और दिला रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि न्याय होगा, न्याय सबके साथ होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आजम खां को अगर लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ तो ऊपर की अदालत में जाए, अदालत निर्णय करेगा। निठारी वालों को भी न्याय दिला देते। ब्रिजेश जी, मेरे पास वो काम नहीं है, न्यायालय स्वतंत्र है। राहुल गांधी को न्याय मिला कि नहीं मिला? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार उनकी सजा को माफ करते हुए उनकी सदस्यता बहाल की। तो राहुल या सांसद तो सुप्रीम कोर्ट से हुई। आप कम से कम निठारी के मामले में हाईकोर्ट तो जाइए। तो हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम जाएंगे, हम पैरवी भी करेंगे। लेकिन पिछली सरकारों ने जो किया, निठारी जब हुआ था उस समय जिन सरकारों ने, पिछली सरकारों ने जो कुकर्म किया उसको भी साफ कर रहे हैं ब्रजेश जी। हम तो इस बात का आश्चर्य है कि जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। आपके मुताबिक आजम खां एक शातिर अपराधी हैं। मुसलमानों का है मामला। आपके मुताबिक आजम खां एक शातिर अपराधी हैं? शातिर अपराधी है, गुंडों के सरदार हैं और उन्होंने संगठित अपराध किया, उन्होंने व्हाइट कॉलर अपराध किया, राजनीतिक कुर्सी पर बैठ के, संवैधानिक पदों पर बैठ के अपराध किया है ब्रजेश जी। वो क्षम्य नहीं। मैं आ रहा हूँ मनोज काका, आप ही के पास आ रहा हूँ। मनोज काका, और सबसे बड़ा अब आप सवाल ले लो। देखो, डिबेट को डिरेल ना करो, मैं सबको समझ नहीं कर रहा हूँ। आप सवाल ले लो, फिर जवाब शुरू करो। आपने सुना नहीं? अब आप सुन, अब इतना क्षमता विकसित करिए कि मैं सवाल तो कर लूं। हाँ, एक सवाल ले लो। आजम खां को ऐसा क्यों लगता है कि उनका इनकाउंटर किया जा सकता है? कारण क्या है? प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप बोलिए। आपने देखा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से इनकाउंटर किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इस देश का ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों के, दलितों समीर जी, मैं दूंगा समय, इत्मीनान से बात करेंगे। मैं इत्मीनान से ही बता रहा हूँ। आप बोलिए, आप बोलिए। ये देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है और समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। आपको रोकना चाहिए था। और मैं पूछना चाहूंगा, इस देश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन गुंडा था जिस पर 19 के 19 मुकदमे थे? 307 था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। वो कौन गुंडा है जो मुख्यमंत्री बन गया? वो कौन गुंडा है जो उप मुख्यमंत्री बन गया, जिस पर फर्जी रसीद से लेके गोकशी तक के आरोप? वो कौन गुंडा था? आप सुन लो, एक मुकदमा बताओ। अभी वो कौन गुंडा था जो कानपुर में बाबूराम से 6 करोड़ रुपए की जमीन लिखा? अरे एक मुकदमा बताओ था जो अभी झांसी के थानों में घुस करके गुंडागर्दी कर रहा?
पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कौन गुंडा है जिनके साथ मुख्यमंत्री फोटो खिंचाते हैं? झूठ मत बोलो, आप रिपोर्ट पढ़ो ना, रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ना लिखना कुछ जानते हो? एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ो, एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ो। वो कौन गुंडा था? वो कौन गुंडा था? बताओ ना। मुख्यमंत्री किसके मुकदमे वापस लिए? 19 मुकदमे किसके वापस लिए मुख्यमंत्री? किस पर मुकदमे थे? झूठ बोलो, केशव मौर्य पर तुम्हारी सरकार में उनका हलफनामा पढ़ लो। अब मिर्ची लग रही तुम्हें, जिसको न्यायालय ने खारिज किया। बताओ लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला कौन गुंडा था? लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला कौन गुंडा था? तुम्हारी सरकार के फर्जी मुकदमे अभी गोरखपुर में रोज एक एक करके बोलिए, एक एक करके, वन बाय वन। समीर सिंह वेट कर लो, मैं टाइम दूंगा, आप इनको रिस्पॉन्ड करना। आप देख नहीं पाते हो? आपको एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ने चाहिए कि क्या हालात है, कौन गुंडा है सब पढ़ा जो हाथरस के बेटी का बलात्कार किया। अब समाजवादी पार्टी नेक्स्ट क्या स्टेप ले रही है आजम खान और उनके परिवार को बचाने के लिए? आपकी पार्टी कोई लीगल स्टेप या कुछ और कदम उठाएगी? हमारी पार्टी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील को करा है। हमारी पार्टी जो भी संवैधानिक लड़ाई हो सकती है, लोकतांत्रिक लड़ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे पार्टी नहीं, पूरे देश के जो समतावादी, समाजवादी और जो गंगा जमुनी तहजीब को जो आकार देने वाले लोग हैं, वो सब आजम खान। तो ये मतीन खान को क्या ऐतराज है कि ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं लड़ते उनके लिए? अरे अब सबकी बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता इनको। मतीन खान आप शांत रहो, मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। सिर्फ मनोज काका बोलेंगे अभी। थैंक यू, एक हद आप रुक जाओ। हाँ बोले आप मनोज काका। राष्ट्रीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए, कौन नहीं जानता है। कुछ लोग स्वघोषित प्रवक्ता और स्वपोषित विद्वान होते हैं जो सरकार के दलाली पर पलते हैं। ऐसे लोगों से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आपको एक बात और कहूंगा, आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास का कोई नायक होगा तो आजम खान साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। समीर सिंह 20 सेकंड में आप रिप्लाई करें। थैंक यू। उस इतिहास का मनोज जी, नायक वो कभी नहीं होगा जो मनोज जी शुक्रिया, अपना जीवन गुजारा किया। मुझे समय मिला तो मैं आपको फिर इनवाइट करूंगा, अपनी बात रख लीजिए। कायरों का इतिहास थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। का नहीं है, इसीलिए कायर दहल रहे हैं। मनोज जी थैंक यू, फिर समय मिला तो आपको निश्चित दूंगा। समीर सिंह 20 सेकंड। ब्रजेश जी, अभी मतीन साहब को मनोज काका ने दलाल कह दिया। ये भाषा की मर्यादा इनको रखनी चाहिए। आप हमें भाषा मत सिखाओ। भाषा की मर्यादा। सर आप भी तो उनको गुंडा बोल रहे थे। बताना चाहता हूँ मतीन के लिए आप क्यों फिक्रमंद हैं? कोई भाषा नहीं सीखना चाहता। बताना चाहता हूँ आप जैसे लंपट और जाहिल लोगों से जिनका ज्ञानवर्धन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो, कोई भाषा नहीं सीखना चाहता। आपसे भाषा में मुझे ज्यादा जानकारी है। आप भाषा के रूप नहीं बता सकते, आप व्याकरण नहीं बता सकते, आप 12 बजे रात को शिवपाल यादव थाने में धरना देने लगे। कुछ भी नहीं जानते हो। 12 बजे। अरे उनका पीए था भाई, कोई गुंडा नहीं था, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मतीन खान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मतीन खान को लाया जाए। धन्यवाद। इन दोनों की आवाज बंद करो, मतीन खान को लाओ। भाई मतीन खान, ये मनोज काका क्या कह रहे हैं आपको? धन्यवाद। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, मतीन खान बोलेंगे, सिर्फ मतीन खान की आवाज। मतीन खान गो अहेड। मैं कह रहा हूँ अब ये काका जी जो भी बोल रहे हो, ये जाने भाई, ये इन्होंने बताया कि ये अपना किस फैमिली से हैं, ये बता रहे हैं। खैर मुझे ये बात नहीं करना, मुझे ये बात करना है कि जिस तरह से आजम खान साहब मुलायम सिंह यादव के सहयोगी थे, समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, उस तरह से समाजवादी पार्टी जब आजम खान पे मुकदमात शुरू हुए तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने कुछ भी सड़क पर आकर के नहीं किया। अखिलेश यादव कुछ भी नहीं करते रहे। कोई भी समाजवादी पार्टी का आंदोलन बता दीजिए कि जब उन पे अगर वो क्रिमिनल मुकदमे हैं तो कोर्ट में लीगली लड़े जाएंगे ना। आप सड़क पर उसका बंटवारा निपटारा क्यों चाहते हैं? वहाँ पर सड़क पर कैसे निपटे जाएंगे? मनोज जी आप प्लीज वेट, मनोज जी प्लीज वेट, मैं समय दूंगा आपको, इंतजार करना चाहिए। मनोज जी प्लीज। अत्याचार हो रहा था तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे क्यों नहीं? मेरा ये एतराज है। आप कहाँ क्यों नहीं ये सड़कों पे निकल के आते हैं? आप जैसे लोगों को नहीं दिखेगा ना। बीजेपी के दफ्तर में घुस के देखोगे, बीजेपी के दफ्तर में घुस के देखोगे तो कहाँ दिखेगा तुम्हें?
जब कहाँ घुस के तमाम देखें? लोगों को जो है बीजेपी जेल में के डाला दफ्तर जाएगा। में घुस के आप देखोगे बताइए, इरफान सोलंकी और के लिए क्या समीर काम से किया है गलबहियां इन्होंने? करके देखोगे तो कहाँ दिखेगा? बताइए, समीर बरेली जितना के जो दिखाएगा है इतना मेरे दिखेगा दूसरे तुम्हें। क्या काम अरे किया? समीर ने तो कहा आप इन पे बताइए, कार्रवाई नहीं इनकी की हमने। पार्टी का समीर तो बल्कि तल्क रहे में इनसे बात कर रहे थे। वो वही तो कह रहे हैं, बल्कि समीर उनको तो का- डरा रहे थे। समीर का चश्मा लगा के देखेंगे कहाँ दिखेगा? अरे बेचारे कोई का। समीर सिंह के आदमी थोड़ी है भाई, इनको मुस्लिम लीग अलग पार्टी है। ये कोई तकलीफ इनको भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। मुसलमानों को थैंक यू। खुलेआम गाली दिया सीपी राय को जाता बुलाया है। जाए, धन्यवाद। मुल्ला कहा जाता अरे है, नहीं नहीं पूरा नहीं, जैसे आप लोग गलत ले जा रहे हैं। सेकंड राउंड बड़ी खराब हालत हो रही है, रुक जाइए, मत लड़िए। सीपी राय को लाया जाए भाई। सीपी राय मुझे एक बात बताइए। और आजम खां की गिरफ्तारी धन्यवाद, पे कहा है। धन्यवाद। सीपी राय सिर्फ किसानों, बोलेंगे। मजदूरों और अल्पसंख्यकों सीपी के राय साथ जब थैंक यू, एक मिनट रुक जाइए, सवाल तो आगे करने दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। जाएंगे अखिलेश यादव और समाजवादी अरे लोग। अखिलेश सीपी यादव राय, कुछ धन्यवाद। दोनों की आवाज रुकिए, नीचे करिए दोनों की आवाज, और सीपी राय को मुझसे कनेक्ट करिए। सीपी राय, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर आजम निर्दोष हैं तो अपर को उच्चली अदालत में, उच्च अदालत में अपनी पिटीशन दाखिल करें कोर्ट में। अगर निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। जब निठारी का नरपिशाच कोर्ट से छूट सकता है अपील करने पे, तो आजम खां तो आपके मुताबिक कुछ नहीं किए हैं, तुरंत छूट जाएंगे। ब्रजेश जी, अदालत में निश्चित तौर पर उनका पिटीशन दाखिल होगा, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई, ये सजा हुई और सजा के बाद छुट्टियां पड़ गई। ये जो ही छुट्टी खत्म होगी उसका निश्चित तौर पर उनका अदालत में दाखिल होगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अगर नेताजी रहे होते तो मैं ये समझता हूँ कि आजम खां पर जब मुकदमे होने शुरू हुए, निश्चित तौर जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया होता जब सरकार ने शुरू किया। ये भी याद रखना चाहिए। आप अखिलेश यादव के नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। एक मिनट ब्रजेश जी, वर्तमान मुख्यमंत्री आप जब सांसद समाजवादी थे- पार्टी और अखिलेश के नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो सच जो नेताजी करते मैं वो बता रहा हूँ। ओके। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। रिसेंटली आप लोगों ने सेटल आपको- किया, आज फिर झगड़ा करना चाहते हैं तो आप- बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, मैं जानते हैं खाली उसमें बात सच की बात करता हूँ। आपको ध्यान होगा संसद आप में जब अपने मुख्यमंत्री जी चालाकी संसद को सदस्य तथ्य थे और सच ना तो बताइए। आपको सीपी ध्यान राय मनोज, होगा। आपको क्या प्रॉब्लम? मैं समय न दूं तो नहीं, कहना। नहीं, आप अपने उनको अलाउ चालाकी बोलने के तो वो दो। तथ्य और आप सच इस ना तरह सबकी बताएं। तरफ मत दौड़ो मैं बोलने के समझता रोकने हूं, के अभी लिए। नवागत काम गलत है बात इनका। सिर्फ सीपी राय बोलेंगे, राजनीतिक सिर्फ विस्थापन सीपी का राय आपका- बोलेंगे। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप सब में टोका टाकी कर रहे हो। सिर्फ सीपी राय बोलेंगे। सीपी राय बोलिए आप। आपको समय दूंगा, समय बचा तो रुक जाओ, तसल्ली। सीपी राय बोलिए। उससे क्या हो जाए भाई, अपने अपनी बारी अपनी बात सीपी करते राय जी हैं। बोलिए आप। मनोज मनोज जी, जी, मैं कांग्रेस ने इस 2-3 देश बातें में मुझे मनोज जी कहनी की थी। आवाज के बंद साथ किया क्या जाए किया? और सिर्फ सीपी राय बोलेंगे। बोलिए सीपी राय। आप दूसरे का ऐसे 2-3 थोड़ी बातें स्टाइल कहनी कर थी। सकते हो। हाँ बोलिए आप सीपी एक राय। तो जो तीनों लोगों को अलग अलग जेल में भेजा गया, हम लोग चूंकि आंदोलनों में जेल में रहे हैं, वहां दिन में काफी ऐसा समय होता है जब सभी बैरिकेड खुल जाती हैं और सारे कैदी लोग बीच में आ जाते हैं। अगर पिता पुत्र इतने बुजुर्ग आए, आजम साहब तमाम बीमारियां हैं उनको, अगर उस एक जेल में दोनों पिता पुत्र रहे होते, कम से कम एक दूसरे का सुख दुख पूछ लेते। एक दूसरे का सुख दुख ना पूछ पाए या इनडायरेक्टली पत्नी का सुख दुख ना पता लगा पाए, इसलिए 3 जोनों में शिफ्ट किया गया। ये अनह्यूमन है, ये बदले की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री जब सांसद थे, आपको ध्यान होगा संसद में मुख्यमंत्री जी रोए थे और उनके आंसुओं पर विपक्ष के तमाम लोग और सत्ता के भी सभी पक्ष, यहाँ तक कि सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी उनको आश्वस्त किया था आजम कि पर आप एक्शन बिल्कुल- हो रहा है, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम इसलिए है कि एक्शन कौन लोग ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर आजम साहब अच्छा नेता चलो, विरोधी सपा ने दल नहीं हो गए किया होते, कुछ, तो आप लोगों ने कुछ अगर किया मैं आजम जानता खां हूं के कि अगर लिए? आजम साहब ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, अगर वो नेता विरोधी दल हो गए होते तो भी शायद उन मुकदमों से वो बच गए होते। ओके, तो लेकिन आपने दो सरकार आलोचना ने की कि जुल्म उनको और नेता जाति विरोधी की दल है बनाया जाना और चाहिए उस तरह उनका और साथ सपा नहीं उनके दिया लिए जा ठीक सका। लड़ी नहीं। मैं भी उस तरह मनोज उनका काका साथ अब इस नहीं बात का देता जवाब क्योंकि देंगे। मैं सीपी राय जी अकेला थैंक यू। बहुत दिन से था। सीरियस काफी चार्जेस लंबे आपने समय से। लगाए हैं, मनोज रिस्पॉन्ड मिलने करेंगे। और गो सुख अहेड दुख बांटने के मनोज जी बाद मैं भी बोलिए। साथ नहीं दे पाया। 20 सेकंड दे अगर पाऊंगा। उनका देखिए, साथ सीपी राय जी धन्यवाद। राजनीतिक तौर पर सीपी बड़े राय जी पैमाने पर धन्यवाद। दिया गया होता, सीपी सीपी राय जी शायद धन्यवाद। आजम खां के साथ ये सीपी जुल्म राय नहीं जी होती। धन्यवाद। सीपी राय जी कभी हमारी पार्टी में भी हुआ करते थे। अभी नया नया मामला है, कांग्रेस का चारण चंपन करना है इनको। कांग्रेस का मैं इतिहास बता चारण दूंगा। चंपन? तो ये बाबा कैसी भाषा साहब बोल रहे हो? से लेकर के और जगजीवन बाबू तक और राम दूंगा नरेश समय, यादव प्लीज तक। वेट। हाँ रोहित रहेंगे उनके ये लिए। अब वही बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आऊंगा, रोहित, कभी समीर सिंह जी, कहते हैं प्लीज वेट। कि जो बीजेपी है कमोबेश वही कांग्रेस है, तो उसको आगे ना बढ़ाइए। मैं कह दूंगा तो बहुत आप कितना वो विद्वान तो हैं साफ और साफ अपने बोल के विद्वता- निकल गए, आप क्यों ऐसी भाषा बोल रहे अपने हैं? अपने साफ साफ आपके मुंह पर बोले हैं। अपने चालाकी आप कह रहे हैं मैं बोल दूंगा, बोल दूंगा। इनको ये नहीं दिखा समाजवादी पार्टी ने कहां कहां कितना संघर्ष किया है। इनसे पूछूंगा कि एक दलित को हटा करके एक सामंती को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। आप दलितों पिछड़ों के कब से मतीन भाई बीच में मत बोलो। मतीन भाई बीच में नहीं। आप कब से हितैषी मतीन भाई बीच में नहीं।
अत्याचार थैंक यू हुए रोहित हैं, अग्रवाल। तो कहाँ सब ये सब इनकाउंटर निकल की के आशंका आइए, क्यों कहाँ जता रहे हैं लोग आजम खान? तांत्रिक तरीके क्या से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है? रोहित अग्रवाल, सिर्फ शांत रोहित हो की जाइए, आवाज रोहित जाएगी। मेरा है, मैं सिर्फ- बोल लूं। हाँ। मतीम खान जी जरा शांत हो जाइए भाई। भाजपा के प्रवक्ता पे तो आप बोल नहीं पाए, परंतु सपा के प्रवक्ता पे आप खूब ढेर ढेर बोलने लग गए, तो कृपया मुझे बोल लेने दीजिए। रोहित अग्रवाल मेरा नाम है। हाँ ब्रिजेश जी देखिए ऐसा है, नहीं आप ये धमका दे रहे हो कि रोहित अग्रवाल मेरा नाम है, क्या कर लोगे? नहीं हम कुछ नहीं कर लेंगे भैया। मतीम खान जी हम अच्छा, हाथ जोड़ बोलिए, के आप आपसे बोलिए। विनती करते हैं कि कृपया मेरे समय को अधिग्रहण ना करें, आप क्योंकि प्लीज मुझे बोलिए। पता है कि आप कहाँ से गवर्न हैं। तो ब्रिजेश जी देखिए ऐसा है, कहाँ से गवर्न है? अच्छा नहीं, सर्टिफिकेट ब्रिजेश जी लेके बताते चलते हैं, हैं आप। अभी वहां पे भी आते हैं। पहले मैं जरा आप सा बोल बताइए, दूं। आप अरे तो- मतीन भाई चुप बीच हो में जाओ बोलोगे, भाई। आवाज बंद कर दूंगा, आप मान नहीं रहे हो बात मतीम को। नहीं, रोहित, आप तो बोलो। मतीम ब्रजेश भाई झोला ये पहुंचा जो- देंगे ये जो- समीर सिंह, क्यों परेशान ये हो? जो हाँ, तो देखिए, अरे रुक जाओ, बीच में मत ब्रिजेश जी, डिस्टर्ब देखिए, करो। स्थिति मतीन की ये आवाज है- बंद करो। हाँ बोलिए ये रोहित। जी स्थिति है कि कौन नहीं जानता कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर किस तरीके से एक विशेष धर्म के लोगों यहाँ का करके बैठ एनकाउंटर गए और और गाड़ी आकर के पलटी फालतू जा की रही बात है। करने ये लगे। कौन नहीं जानता है? क्या किसी से छुपा हुआ है? क्या हो रहा है देश के अंदर कि अगर पुलिस अभिरक्षा में भी भारतीय जनता पार्टी सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, तो एनकाउंटर का अगर उन्होंने जो है अगर बात ये की। कांग्रेस क्यों ऐसे कमेंट करती है सपा पे? नहीं ठीक है, अब कांग्रेस और सपा में क्या है, क्योंकि अभी सीपी राय जी अभी सपा से गए हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी सीपी राय जी भी शायद कुछ दर्द होगा, वो जो सपा में थे तब उस समय का कुछ दर्द होगा जो निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। शायद अच्छा, कौन सा दर्द? व्यक्तिगत नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए हैं, तो मैं समझ सकता हूं। तो अब बताओ मतीन खान कहाँ से गवर्न होते हैं, बोलो। नहीं, मतीम खान तो ये बताएं ना कि एक अब जो उनके नीचे लिखा हुआ है वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं मुस्लिम और वो लीग के। बात कर रहे हैं। हाँ, अब वो बात कर रहे हैं कि जो है वो समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? देखो ये देश हमारा है और भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं किया था। हम आगजनी करने रोड पे नहीं आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हम इस देश को जलाने के लिए रोड पे आएंगे तभी आपको संघर्ष दिखेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये देश हमारा है, इस देश को सुरक्षा करना हमारा काम है। लोकतांत्रिक तरीके से जो मुमकिन होगा वो आजम खान साहब के साथ हम खड़े हैं, तन मन और मतीन खान क्या भड़काना चाहते हैं लोगों को? जबानी नहीं, ट्विटर मतीन खान क्या भड़का रहे हैं रोहित? जबानी और ट्विटर न करिए। आपको मैं क्या लोकतांत्रिक थैंक यू समीर सिंह को टाइम दिया। समीर सिंह जी बोलिए। सब थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 सेकंड समीर सिंह जी। मतीन भाई मान जाओ, नहीं अभी आवाज बंद होगी तो भी बुरा लगेगा। समीर सिंह 20 सेकंड। देखा ब्रजेश जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ मतीन साहब की समस्या, मतीन साहब की संख्या का समाधान आप क्यों नहीं करते हो? समीर भाई, आप राय साहब की बात पर उनको दल बदलू बना रहे हो, आप अपने भाषा पर नियंत्रण समीर भाई से कह दिए जेब चेक करा दे, लिफाफा रखेंगे नहीं रखे मतीन खान का। गलत डिबेट के बाद लिफाफा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? किसको? ट्रांसफर होगा लिफाफे का कि नहीं होगा? समीर भाई जेब चेक करा दे, उनकी जेब में। अरे नहीं ऐसे कैसी बात? तो ब्रिजेश जी, मैं आपके डिबेट पे जो कहेंगे वो कर दीजिए। समीर भाई की जेब में मतीन भाई के नाम का लिफाफा रखा हुआ है। समीर भाई अभी डिबेट के बाद मतीन भाई को दे देंगे, मामला सेटल हो जाएगा। आप जिस प्रकार की भाषा, कैसी भाषा बोल रहे हो रोहित? ऐसी भाषा बात कर रहे बैठ करके आकर के टीवी पे बकवास कर रहे हैं बैठ करके। जानती है, देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि आप लोग चीज और मैं कह रहा हूँ, वीरेंद्र भाई ने वन बाय वन प्लीज। अखिलेश यादव मैं समझ सकता हूँ, रोजी रोटी की कार्यालय में अगर चले दिक्कत गए है तो थे फिर वहाँ पे दिक्कत और तो होगी ना। शिवपाल का तो ये चेला समस्या है, मैं गुंडा समझ सकता हूँ। गिरफ्तार मतीन भाई हुआ आपका था, लिफाफा तो समीर भाई शिवपाल बाखूबी यादव रखे हुए गौतमपल्ली थाने मैंने में देखा चले है। गए एक थे। तो रोहित, आ रहा था तो कब गए आप? थैंक यू समीर जी, धन्यवाद। प्राप्त हो जाए। समीर जी धन्यवाद। समीर जी धन्यवाद। रोहित एक तो देखो क्या है कि किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करो। रोहित प्लीज, मैं तो किसी के प्रति रोहित प्लीज ऐसी भाषा मत बोलो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ देश मेरा है और इस देश को जलने नहीं दूंगा। तो समीर सिंह का भी, अरे मतीन खान का भी देश है, आप कैसे ऐसे आरोप लगा सकते हो? जब जरूरत होगी लोकतांत्रिक तरीके से हम सड़क पे उतरेंगे, हम आवाज अपनी बुलंद करते रहेंगे। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, भाईचारा जिंदाबाद में विश्वास रखते हैं। रोहित, हम किसी इस भारतीय तरह जनता के पार्टी आरोप के वैसे दलाल मतीन के खान पे लगाने नहीं चाहिए। रोहित भारतीय प्लीज, जनता पार्टी के दलाल रोहित आप डोंट यूज सस्टेन, इस तरह की भाषा मत बोलिए, ये गलत बात है। बैठ करके यहाँ पर रोहित गलत बात कर रहे हैं। समाजवादी सवाल पूछ रहे, तकलीफ किसको हो रही है? हम नहीं, ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? हमें पता है कौन भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के रोहित अग्रवाल तुम कहाँ से हो? कौन तुम्हें भारतीय मालूम जनता होगा पार्टी के लिफाफे के लिए काम कर रहा है। गलत बात है ये। हमें पता है ये पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डिबेट ओवर। देश इस तरह की भाषा स्वीकार योग्य एकदम नहीं है और मैं इसकी व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।